एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे फिजिक्स के लिए एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। तो दोस्तों, हम लोग का नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमने 4 चैप्टर किस प्रकार कंप्लीट किए, तो आपने जरूर से देखे होंगे वीडियोस। एंड आज का जो लेक्चर वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। तो बात करें ग्रेविटेशन की, नॉर्मली ग्रेविटेशन सुन के सबसे पहले तो आपको ध्यान आता है ग्रेविटी। द वर्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, ये एक दोस्तों एक ऐसा नेचुरल प्लेटफॉर्म होता है या फिर एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, जिसके वजह से जितने भी हमारे बॉडीज प्रेजेंट है, दैट इज अगर हम बॉडी की बात करें, हमारे प्लैनेट्स हो सकते हैं, हमारे स्टार्स हो सकते हैं, गैलेक्सीज हो सकते हैं, या फिर लाइट की बात करें, ये सभी चीज़ दुनिया में अगर एक जगह प्रेजेंट है और या फिर वो एक जगह से हिल रहे हैं या फिर रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, तो हर चीज़ के पीछे जो चीज़ का हाथ है दोस्तों, सबसे बड़ा जो हाथ है वो है दोस्तों किसका, ग्रेविटी का या फिर ग्रेविटेशन का। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो अर्थ होता है वो हमारा क्या होता है, रोटेट होता है, साथ में रिवॉल्व भी होता है। तो ये हर एक चीज़ जो हो रहा है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, अगर ये हमारा सन है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं एक ऑर्बिट में क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग ऑर्बिट्स में। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, एक तरीके से बोल सकते हो ग्रेविटेशन के वजह से हो रहा है। एक सवाल यहाँ पे बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स कुछ पूछते हैं, मुझे यहाँ पे प्राइवेट भी लेता हूँ तो भी पूछते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारा जैसे सोलर सिस्टम है, यहाँ से और पूरे के पूरे यहाँ पे ऑर्बिट्स बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है, वेनस है, मार्स है, उसके हिसाब से होते हैं। तो अगर बाई चांस कि उनका एक सवाल आता है, बच्चों वाला सवाल है, लेकिन मैं 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ कि ऐसा क्या चीज़ है कि ये जो हमारा अर्थ है वो ऐसे ही घूम रहा है, वो नीचे क्यों नहीं गिर जाता है, ठीक है ना। ये हमारा अगर वीनस है, मर्क्यूरी प्लैनेट है, तो नीचे क्यों नहीं गिर जाता है, वो उधर का उधर ही है। क्यों दोस्तों ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पीछे क्या हो रहा है, एक तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है। किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अप्लाई हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे हमारे जितने भी प्लैनेट्स है एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। एक तरीके से कनेक्ट नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक तरीके से ऑर्बिट फॉलो करते हैं, एंड एक तरीके से हमारा सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। तो वही हमने बोला है कि ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी एक ऐसा नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें जितने भी थिंग्स होते हैं, जैसे कि मास और एनर्जी के साथ, क्योंकि अर्थ का भी आप देखोगे तो बहुत वजन होता है उसका। अगर हम बात करें अर्थ का वजन, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लाखों में वजन होता है उसका, लाखों टन में वजन होता है उसका। तो उतना वजन और उतना एनर्जी वो प्लैनेट्स का, स्टार्स का, गैलेक्सीज का, लाइट का, यह हर चीज़ को जो एक ही साथ जोड़ के रखता है और ग्रेविटेट करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ये जो फैक्ट था, ये जो ग्रेविटेशन है, उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो, ठीक है। इटालियन फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के बारे में ज़्यादा लिखते थे, तो गैलीलियो नाम था उनका। एंड गैलीलियो ने ये चीज़ मेंशन किया था और ये चीज़ लिखा था। उन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा था, इन हिज बुक आर्यभट्टा। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा अर्थ है, क्लियरली उन्होंने बोला कि अर्थ रिवॉल्व अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमारा जो अर्थ होता है, जो पृथ्वी होता है, वो एक एक्सिस के अलावा साथ में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की बात करें तो उसके एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो रोटेट होता है, ठीक है। वो रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। और एक्सिस में होता है और साथ ही में सर्कुलर ऑर्बिट में वो सन के आसपास होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए सन, तो एक कंप्लीट ऑर्बिट में जो हमारा अर्थ है वो क्या होता है, यहाँ पे रिवॉल्व भी होता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, दैट इज रोटेशन भी कर रहा है, रिवॉल्यूशन भी कर रहा है। और साथ ही में बात करें जो मून होता है, पता है आपको, चंद्रमा जो मून भी होता है वो भी रिवॉल्व करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे अर्थ के चक्कर काटता है। तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो अर्थ है वो सन के चक्कर काटता है और जो मून है वो अर्थ के चक्कर काटता है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्रेविटेशन होता है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है निकल के, जो ग्रेविटेशन था दोस्तों, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जैसे आर्यभट्टा आए थे, फिर केपलर आया। तो केपलर ने भी अपने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले और उन्होंने 3 लॉ निकाले प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर। केपलर ने क्या किया, अपना 3 लॉ निकाला। तो केपलर्स के 3 लॉ क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो केपलर्स की अगर बात करें तो केपलर्स ने लगभग 1609 में, ठीक है ना, अगर मैं एक साल की बात करूं 1609 में, यानी कि 1609 में उन्होंने यहाँ पे अपना लॉ बनाया। तो पहले साल में 1609 में उन्होंने पहले 2 लॉ बनाए, एंड बाद में फिर 10 साल के बाद लगभग 1619 में उन्होंने और लास्ट वाला लॉ, तीसरा लॉ जो है वो निकाला, ठीक है। और उन्होंने किस लिए निकाला, क्योंकि केपलर्स को ऐसा लगा कि वो जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे सन के आसपास जो चक्कर काटते हैं, तो एक तरीके से ऑर्बिट में काटते हैं। तो वो ऑर्बिट का क्या फंडा है और किस तरह से काटते हैं चक्कर, वो सभी चीज के बारे में उन्होंने 3 लॉ बताया। तो उनके 3 लॉ में क्या जिक्र किया हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लॉ की अगर हम बात करें तो पहला जो लॉ है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो पहला जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, या फिर आप बोल सकते हो पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं उसको। इसमें क्या बोला, एक स्टेटमेंट है, आप डेफिनेशन के तौर पर भी ले सकते हो, क्योंकि हमने इस प्रकार इसको जो आपके वीडियोस में जो भी कंटेंट डाल रहे हैं वो इस
प्रकार बना रहे हैं कि आप लोग इसके ऊपर नोट्स भी तैयार कर सकते हो डायरेक्टली, कॉपीराइट आई मीन टू से जो आपका कॉपी करना है आपको या फिर जो भी आपको करना है उसके वजह से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे हम एक चीज बता रहे थे आपको कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो लॉ है ऑर्बिट का, यहाँ पे ऑल प्लैनेट्स मूव इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव होते हैं अराउंड द सन। ठीक है, सन के अराउंड में मूव होते हैं, यानी कि जितने भी एक तरीके से प्लैनेट है, ठीक है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट से चक्कर काटते हैं अराउंड द सन और एट वन ऑफ द फोका, यानी कि जो फोकस होता है वो सिर्फ एक एंड के हिसाब से आता है। ठीक है ना, एक ही एंड के हिसाब से फोकस आता है सेकेंड लॉ। और यही सब चीज़ आपने 10th में भी पढ़ा होगा, आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि आपका जो 10th का सिलेबस था उसमें भी केप्लर्स लॉ दिया हुआ था। तो लेकिन सेम वही चीज़ है, कुछ एडिशनल नहीं है यहाँ पे। तो आपको बस डेफिनेशन के तौर पे याद रखना है कि आपका जो सन है, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जो अर्थ है वो सन के आसपास चक्कर काटते हैं। सेकंड जो है वो है लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि जो लाइन ज्वाइन करता है ना प्लैनेट का और सन का, ठीक है, तो ये जो प्लैनेट का लाइन जो आपको आ रहा है, ये वाला लाइन ब्लू वाला, और ये जो सन का लाइन आ रहा है, उसके पास क्या होता है, इक्वल एरिया होता है, इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब हर टाइम के हिसाब से अगर बात करें वो भी उतना ही एरिया लेगा जितना कि सन लेगा। ठीक है, तो इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये यहाँ पे ऐसा क्लियर कट बोल देता है हमारा कौन सा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ केप्लर। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड लॉ क्या था ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा थर्ड लॉ के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो क्या है हमारा थर्ड लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। तो इसमें एक डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जो स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का, रिवॉल्यूशन का, जितना भी टाइम लग रहा है रिवॉल्यूशन का, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी कि जितना भी डिस्टेंस हो रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि आर जो है मेरा लेंथ ऑफ द, यहाँ पे जो मीन डिस्टेंस रहेगा उसका अगर आर लेंथ है, तो हमारा जो लॉ है वो क्या दर्शाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि हमारा जो टाइम पीरियड है उसका अगर स्क्वायर करेंगे, यानी कि टी स्क्वायर जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, आर क्यूब से। यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हेन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं, अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो होगा दोस्तों वो होगा एक कांस्टेंट वैल्यू। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि हमारे तीनों लॉ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लोग को ये डेफिनेशंस भी याद कर लेने ताकि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे ये चीज याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि एक तरीके से आप देख सकते हो न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, क्या होगा हमारा एवरेज ड्यूरेशन एक साल का अगर जो डिस्टेंस होगा सन का और अर्थ का वो इक्वल हो गया तो। ठीक है ना, जो डिस्टेंस बिटवीन है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया है, सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो अगर 3 गुना हो गया यानी कि थ्राइस हो गया, तो मैंने मान लिया कि लेट मेरा जो R1 है वो क्या है, मेरा एक प्रेजेंट डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का। ठीक है, टी मेरा कितना होता है साल में, लगभग लीप ईयर को छोड़ दिया जाए तो लगभग मेरा 365 डेज का टाइम पीरियड होता है। और यहाँ पे क्लियरली बोल के रखा है कि जो R2 होगा यानी कि जो सेकंड रेडियस होगा मेरा वो क्या होगा, पहले वाले का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए R2 इज इक्वल टू 3R1। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है ना कि ये थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस। तो प्रेजेंट डिस्टेंस हमने मान लिया R1 था और जो नया डिस्टेंस होगा वो R2 होगा, तो R2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स R1। ये हमारा पहला डिस्टेंस था। हमें पूछा है कि कितना यहाँ पे एक तरीके से एवरेज ड्यूरेशन लगेगा, नहीं टाइम पीरियड निकालना है सेकंड के लिए, तो T2 विल बी क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो केप्लर्स जो हमने लॉ पढ़ा पीरियड वाला, तो पीरियड का जो केप्लर्स लॉ है उसके अकॉर्डिंगली बात करें, वी नो दैट कि जो हमारा T1 का स्क्वायर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, और जो T2 का स्क्वायर रहेगा दोस्तों वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा R क्यूब से। ठीक है ना, R2 क्यूब से हो जाएगा। ये आपको पहला कंडीशन समझ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेन एवर T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं कि T2 का जो स्क्वायर था अपॉन T1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब, ये हम लोग लिख सकते हैं। एंड उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा उसके बाद हम लोग स्टेप क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट में हो जाएगा दैट इज R2 अपॉन R1। एक ही साथ मैंने क्या ले लिया इसका, यहाँ पे 3/2 कर लिया। ठीक है, 3/2 यहाँ पे कर लिया। तो इससे क्या मिला हम लोग को कि अगर आप R2 के जगह पे, बिकॉज वी नो दैट द R2 इज इक्वल टू 3R1, तो ये जो R2 है इसके जगह पे मैं 3R1 डाल सकता हूँ। तो इन शॉर्ट में क्या लिखूंगा लास्ट में यहाँ पे कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3R1 अपॉन, नीचे क्या था R1 ही था, और ये किसका क्या हो जाएगा, रेस टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, रेस टू 3/2। ठीक है,
ये रेस टू 3/2 हो गया। अब यहाँ पे R1 और R1 गेट कैंसल, यानी कि 3 का 3/2 क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा √27। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 27, क्योंकि 3/3/2 का मतलब क्या होता है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 27, बराबर ना। तो क्यूब रूट ऑफ 27 आ गया, तो T2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि T2 विल बी इक्वल टू दैट इज √27 मल्टीप्लाई बाय T1, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो लास्ट में हमारा फाइनली हम लोग आंसर क्या बता सकते हैं कि जो T2 होगा इक्वल कब हो जाएगा, दैट इज T1 कितना था 365, T1 हमारा 365 था, मल्टीप्लाई करूंगा हमारा √27 से, 27 से मल्टीप्लाई करो तो 365 मल्टीप्लाई बाय √27 इज इक्वल टू 1897, जो कि ये क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। यानी कि कितना हम लोग को टाइम पीरियड लग रहा है, लगभग 1897 डेज हमें लग रहा है दोस्तों। इसके हिसाब से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड लगा वो इतना लगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपको हेल्प किया होगा थोड़ा बहुत समझने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और टॉपिक है यहाँ पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमारे फिजिक्स में, एंड खासकर 11th स्टैंडर्ड की बात करें बेसिक तौर पे, और ये चीज़ आपने 10th में भी पढ़ा है, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, इसका एक फॉर्मूला होता है या फिर एक तरीके से स्टेटमेंट होता है, वो फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या है कि ये लॉ बताता है हमें कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं आप लोग को कि हमारे पास एक तरीके से पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास होगा m1, ठीक है, m1 उसका मास होगा, और एक और पार्टिकल है लेट्स सपोज उसका मास होगा m2, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल होंगे, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे, अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्स के अंदर और एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल इसके पास भी एक फोर्स होगा और इसके पास भी एक फोर्स होगा, तो इसका F1 मान लेता हूँ, इसका F2 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये दोनों का जो फोर्स होगा ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि अगर मैं m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके बीच का डिस्टेंस। यानी कि हम मान लेते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे d है, तो d स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि क्लियरली बोल के रखा है कि जो भी फोर्स होगा दोस्तों, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ये प्रोडक्ट ऑफ द मासेस हो गया, और अपॉन यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, तो डिस्टेंस हमने क्या माना d, तो d स्क्वायर, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, जो कि आपने यही फॉर्मूला 10th में भी डिराइव किया, आपको पता होगा दोस्तों, याद होगा कि किस प्रकार इसको डिराइव किया था हमने 10th में, आपने जरूर से 10th में जब पढ़ा होगा तो ये चीज देखा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो f जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए, इधर प्रोपोर्शनलिटी था तो मैं लिखूंगा उसके जगह पे इक्वल, तो f इज इक्वल टू z हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या फिर d स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है, आपने d माना था ना तो d स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या बन गया, एक तरीके से नया फॉर्मूला बन गया कि f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो f क्या है, मेरा फोर्स है, g मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। ये हो जाएगा m1 यानी कि मास हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट का, m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, d दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जो भी चीज़ हमें पूछेगा न्यूमेरिकल्स में, अगर पूछता है या फिर जो भी जहाँ पे भी पूछेगा, हम लोग इसको वैल्यूज को जो है इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, क्या था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किस तरह हमने प्रूफ करके दिखाया। जरूर से आप लोग इसका नोट्स बना सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे जो हमने अभी पढ़ा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो हमने लॉ पढ़ा दोस्तों। अब इसी के बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों के दोनों बॉडी का, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है यहाँ पे, और दोनों के दोनों बॉडी का जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का वो कितना होगा, डी कितना मान लिया यहाँ पे, सॉरी फोर्स दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स कितना मान लिया हमने, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स दे दिया है 1 न्यूटन। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए अगर, यानी कि जो डिस्टेंस होगा अगर उसको हमने डबल कर दिया तो क्या होगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डबल, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर एक का डिस्टेंस यहाँ पे अगर हमने माना, ठीक है, अगर एक का डिस्टेंस मैंने कितना माना 2r माना, तो वो कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। करेक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, क्योंकि हम लोग का एक फॉर्मूला तो पता ही है ना, क्या है एक फॉर्मूला हमारा, दैट इज F1 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन यहाँ पे r स्क्वायर या फिर d स्क्वायर आप ले सकते हो। ये एक फॉर्मूला तो पता ही है। तो दोनों के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक चीज़ क्या पता चला कि जो फोर्स था वो यहाँ पे 1 न्यूटन था, लेकिन डिस्टेंस डबल होने की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं सीधा सीधा, अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्स कंसीडर करूँ, यानी कि मेरा फोर्स 1 अपॉन फोर्स 2 का अगर कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले के केस में जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर अगर हमने माना है, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, वो उसका डबल, यानी कि स्क्वायर का डबल कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4r स्क्वायर
अपॉन यहाँ पे भी सेम GM1 इंटू M2, ठीक है ना, GM1 इंटू M2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो GM1 इंटू M2 यहाँ पे कैंसिल, GM1 इंटू M2 यहाँ पे कैंसिल, ये आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, ये आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है यहाँ पे 4। तो हमारा इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि F1 अपॉन F2 जो बच रहा है दोस्तों वो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। क्लियर है? तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 4, तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं F2 का वैल्यू, ठीक है। तो F2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 न्यूटन, और यही तो हमें निकालना था, ठीक है। 0.25 न्यूटन आ गया, तो कितना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके बीच में, F2 विल बी इक्वल टू 0.25 न्यूटन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज पढ़ी है, टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े। सबसे पहले हमने देखा कि क्या होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटी क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया जो केप्लर्स लॉ है वो क्या होता है, इन तीनों लॉ हमने समझने की कोशिश की, उसके यहाँ पे एक्सप्रेशन भी समझने की कोशिश की, फिर यूनिवर्सल लॉ क्या होता है वो पढ़ा, एंड उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए जो कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछने के चांसेस आ सकते हैं जो है नंबर्स के हिसाब से। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से आपको समझा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।